दोस्तों, अगर हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रसायन वैज्ञानिक के रूप में देखें, जिन्होंने पिछले एक साल में पड़ोसी मुल्कों पर विदेश नीति के तरह तरह के प्रयोग किए, तो हम पाते हैं कि भूटान बेसिक यानी दोस्ताना मिजाज वाला रहा। वहीं श्रीलंका और नेपाल बीच के न्यूट्रल निकले और मालदीव कुछ वक्त तक हमारे खिलाफ एसिड से भरा हुआ खट्टा रहा। जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह हमेशा से खतरनाक रहा है। वहीं चीन एक विरोधी वैज्ञानिक है जो इन सभी देशों को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर रहा है, भारत से दूर करने के चक्कर में। लेकिन अभी भारत की सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश है, जो कुछ ही हफ्तों में सबसे दोस्ताना से बदलकर सबसे एसिडिक या कहें खट्टा हो गया है, जिससे पीएम मोदी की बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना को पटाकर दोस्ती करने की तमाम कोशिशें भी बर्बाद हो गई हैं। ये कोशिशों का सिलसिला एक अरसे पहले तब शुरू हुआ था जब वो खास हसीना की तलाश कर रहे थे 2014 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार मिलने के लिए, और तभी से दोनों की जन्म जन्मांतर की दोस्ती शुरू हुई। ये भी सबको पता है कि कई साल पहले 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान के जाल से निकाला था और उनकी आजादी की लड़ाई में मदद की थी। लेकिन हसीना खास थी क्योंकि उन्होंने अपने देश में छिपे भारत के पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को मिल रही मदद को जड़ से काट डाला और साबित किया कि वो भारत की सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। और तो और वे बांग्लादेश में बसे अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों की रक्षा करते हुए उन्हें कट्टर इस्लामी ताकतों के अत्याचार से भी बचाती हैं, जो कि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी 2006 से 2009 के पिछले कट्टरपंथी शासन के बिल्कुल उलट था। इसलिए मोदी ने भी बांग्लादेश को खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में मदद करके हसीना सरकार को मजबूत किया। बांग्लादेश के सबसे बड़े रेडीमेड कपड़ों के उद्योगों को भी बढ़ावा दिया 2023 में अपनी जरूरतों से ज्यादा भारत में इंपोर्ट करके, और 2021 में भारत बांग्लादेश के बीच 2 और ट्रेनें चलाकर आम इंसान के सफर को आसान बनाया। कोलकाता से खुलना तक बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के लिए मिताली एक्सप्रेस। लेकिन हमारे मोदी खामोश रहे जब हसीना लोकतंत्र को दबा रही थी। मुख्य विपक्षी नेता बीमार खालिदा जिया को घर में नजरबंद करके उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर कई मामले दर्ज करके और स्वतंत्र पत्रकारों और नागरिक समाज के एक्टिविस्टों को परेशान करके, और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव प्रथा में धांधली करके लगातार वे 3 बार चुनाव जीती। उनकी कामयाबी पर अंधा विश्वास करते हुए मोदी ने सारे विश्वास के अंडे हसीना की टोकरी में डाल दिए। इतनी दोस्ती की मोदी 2023 में उनसे 10 बार मिले, पर उन्हें क्या पता था कि ये सारी मदद भारत को वापस काटने के लिए आएगी। जब भगौड़ी हसीना भागते हुए मोदी के पास छिपने चली गई और पिछले कुछ महीनों से एक अज्ञात सुरक्षित घर में खुद को बंद कर लिया, और कथित तौर पर हाल ही में वे लुटियंस दिल्ली के एक बंगले में शिफ्ट कर दी गई, और यहाँ तक कि कभी कभार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पास के लोधी गार्डन में भी वो आपको सैर सपाटा करते नजर आ सकती हैं। तो भैया, अब बांग्लादेश तो उन्हें वापस लाने के लिए रो रहा है। हालांकि दिक्कत ये है कि चीन से ज्यादा ये मुआ पाकिस्तान है जो वहाँ की राजनीति में घुसा जा रहा है। ये बांग्लादेश के संस्थापक पिता और 1971 की आजादी की लड़ाई के नायक शेख मुजीबुर रहमान को हटाकर उनकी जगह लोगों के दिलों में मोहम्मद अली जिन्ना को घुसाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान अभिमानी बंगालियों पर उर्दू भी थोपते हुए वहीं बांग्लादेश के नए मसीहा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अपनी 16 सदस्यों वाली कैबिनेट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों और कुछ कट्टरपंथी जमात इस्लामी के तरफदारों को भी रखा है, जो एक पाकिस्तान का चमचा कट्टर इस्लामिक गुट है और पाकिस्तान की आईएसआईएस की खूब चाटता है, जिनके प्रभाव में यूनुस जनाब ने अलकायदा से जुड़े एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को आजाद तक कर दिया। तो ये तो साफ है कि बांग्लादेश भारत की छत्रछाया से बाहर निकल गया है, क्योंकि यूनुस को खुद चुल मची है अपने नागरिकों को पाकिस्तान के साथ समझौता कराने में। वो ही पाकिस्तान जिसकी सेना ने 1971 में हजारों बांग्लादेशियों की क्रूर तरीके से हत्या करी थी। हमारे यूनुस अंकल तो हसीना और यहाँ तक कि खालिदा जिया के बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, जिन दोनों ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी है। यहाँ तक कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आज बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। हालांकि आज भी वो चीन ही है जो इसका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। 74% भारत को बांग्लादेश में घुस रहे चीन के बारे में चिंता करनी है, जो पक्का किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ बांग्लादेश में अपनी ताकत तो बढ़ाएगा ही। पहले से चीन मोंगला पोर्ट को बढ़ाने में पैसा लगा रहा है, जहां पर और चिट्टागोंग पोर्ट पर भी उसका दबदबा है,
और चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी का संचालन और पुनर्स्थापन करने की भी पेशकश की है, जो कि शुरू तो भारत के उत्तरी सिक्किम से होती है। हालांकि भारत को इसका श्रेय जाता है कि उसने मालदीव में कुछ इसी तरह के हालात बदलने में कामयाबी हासिल की, जब उसके नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने इंडिया बाहर निकलो के नारे के दम पर चुनाव जीता और भारत को उसके खोज और बचाव सैनिकों को अपने इलाके से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया, जो कि फालतू की बात थी, क्योंकि हर एक फौजी के बदले बाद में भारतीय नागरिक ही उसकी जगह है, बस वो वर्दी में नहीं थे। लेकिन मुइजू को जल्द ही एहसास हो गया कि चीन अपने 1.3 अरब डॉलर का कर्ज जबरन लेकर ही मानेगा, और जब भारत ने उसे काफी सारा पैसा देकर मुश्किल में उसकी मदद की, वो भी बिना किसी शर्त के, और ये भूलते हुए कि भारत के साथ बुरा सलूक हुआ था, इसलिए चीन के साथ थोड़ी इशकबाजी करने के बाद हमारे मुइजू मोदी की बाहों में वापस आ गए। आई लव यू मोटा भाई। इस बीच भारत के अलावा एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, जिसकी वर्तमान सरकार 2 वामपंथी दलों का गठबंधन है, ये कम्युनिस्ट चीन की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली उर्फ केपी ओली के हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनकी सरकार ने एक तरफा फैसला करते हुए 100 रुपए के नोट पे नेपाल का एक नया नक्शा बना दिया। इतनी मजाक कि उसमें भारत की उत्तराखंड सीमा पर काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के विवादित इलाकों को अपने देश का हिस्सा दिखाया, और चीन से इतना पैसा लिया कि चीन ढेर सारे प्रोजेक्ट्स के साथ भारत को पीछे छोड़ते हुए नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। सीधी बात, नो बकवास तो ये है कि वो चीन और भारत को लड़ाकर खुद मजे लूटना चाहता है, श्रीलंका से बिल्कुल उल्टा, जो दोनों को खुश करके जी हुजूरी कर रहा है। हाल ही अगस्त में श्रीलंका ने एक दिन दोनों भारतीय और चीनी जंगी जहाजों को कोलंबो में डॉक पर लगाने की इजाजत दी, और यहाँ तक कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, एक तेज तर्रार वामपंथी नेता जिनका भारत विरोधी बयानबाजी का लंबा इतिहास रहा है, उनमें भी इतनी समझ है कि उन्होंने माना कि वो भारत ही था जिसने $4 बिलियन देकर आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद की, जबकि चीन ने कुछ खास नहीं किया। इसलिए वो बीच का रास्ता अपना रहा है, क्योंकि उनके देश को चीन के हाथों नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके दबाव में श्रीलंका को हबन-टोटा पोर्ट की कुर्बानी देनी पड़ी थी। भारत की एक लौती पक्की यारी बौद्ध देश भूटान के साथ है, जिसका पीएम मोदी 3 बार दौरा कर चुके हैं और वहाँ अक्सर पैसे देकर मदद भी करते हैं। और क्योंकि भूटान डोकलाम प्लेट्यू नाम के एक बहुत ही रणनीतिक तिराहे पर बसता है, जिसके माध्यम से चीन ने 2017 में भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी, इसलिए वहाँ चीन सड़कें और बस्तियां बनाया जा रहा है। भूटान की नाराजगी के बावजूद भी तो भारत बांग्लादेश पर अपना रसूख कैसे वापस हासिल कर सकता है दोस्तों? बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़ों का उद्योग, जो कि उनकी विदेशी मुद्रा में 85% का योगदान देता है, तबाह होने की कगार पर है। आप मानेंगे नहीं, और अमेरिका खरीदारों को बांग्लादेश छोड़कर अभी से ही राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिर देशों में धंधा करने की चेतावनी दी जा रही है। तो वो समय दूर नहीं कि बांग्लादेश को भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। तब वे किसकी ओर झोली फैलाएंगे, अत्याचारी चीन या दयालु दोस्त भारत? हालांकि फिलहाल भारत के लिए बड़ी समस्या है, हम चाहते हैं कि हसीना को वापस भेजा जाए, जिस बात को हमारे विदेश मंत्री ने चतुराई से संभाला। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन चाहते हैं। ध्यान दें कि वे चतुराई से उसी तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ काम आई थी, जब वो शांति की बातचीत फिर से शुरू करना चाहते थे। हम बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आपको आतंकवाद को रोकना होगा। विडंबना ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण ट्रीटी 2013 में हसीना खुद लेकर आई थी, वो अब उन्हें परेशान करने वापस आ सकती है। हालांकि ये संभव नहीं है कि भारत अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दे, भले ही ये दूसरों को ये साबित करने के लिए कि वे हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल, क्या लगता है दोस्तों, क्या हसीना जी रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा पड़ने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो सकती है, जिससे अपने आप ही भारत की समस्याओं का हल निकल जाए?